नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हम ग्राफी विधि से संबंधित अपनी प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन कर रहे थे। उसके हमने 4 सवाल कर लिए थे। आज मैं सवाल नंबर 5 से स्टार्ट करना था। इसके 3 सवाल रह गए थे, 5, 6 और 7। उनको आज हम ग्राफी विधि द्वारा हल करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल रावली पाठशाला पर नए हैं और आपने हमारे चैनल रावली पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबा देनी है। हमारे जो भी वीडियोस हैं उनको अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आपके जो मित्र वगैरह हैं वो भी इन क्लास का फ़ायदा उठा सके। अपने जो आने वाला सत्र है जो 2024-25 है उसकी हम पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, ताकि अब की बार हम थोड़ा पहले से ही प्रिपेयर होकर जाए और जो अपने स्कूल के अंदर पढ़ाए जाने वाले जो भी टॉपिक हैं उनके बारे में हमें पहले से ही जानकारी हो, ताकि वो उन्हें हम बेहतर तरीके से समझ सके। तो उसी प्रयास के अंदर हम प्रश्नावली 3 तक पहुंच चुके थे और आज हम उसकी प्रश्नावली 3.1 समाप्त करने वाले हैं। तो आज पढ़ते हैं उसका सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है अपने पास कि एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखना, यहाँ पर फिलहाल हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि इसको कौन से मेथड से हल करना है। अगर ये सवाल आपके पास डायरेक्ट आता है, किसी भी मेथड की चर्चा नहीं की जाती, तो आप इसको किसी भी मेथड द्वारा हल कर सकते हैं। चाहे तो आप ग्राफी विधि से कीजिए या प्रतिस्थापन से हल कीजिए या फिर विलोपन से। जब हमें प्रतिस्थापन और विलोपन की जानकारी हो जाएगी तब हम इस सवाल को उस विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये अपने प्रश्नावली 3.1 का सवाल है और हमको पता है कि जो प्रश्नावली 3.1 है वो मुख्यतः ग्राफी विधि से संबंधित है, तो हम यहाँ पर इसको ग्राफी विधि से ही हल करने का प्रयास करेंगे। आप चाहे तो इसको प्रतिस्थापन और विलोपन से भी कर सकते हैं। ग्राफी विधि की तुलना में प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि से ये सरल तरीके से हो सकता है। देखना, सवाल के अंदर कहा गया है कि एक आयताकार बाग है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब चौड़ाई कम है लंबाई ज्यादा है। तो हम इसकी लंबाई को क्या लिख सकते हैं? हम कहें कि माना बाग की चौड़ाई, हमने कहा कि जो बाग था उसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं y। बाग की जो चौड़ाई है वो हमने कितनी मानी है? y। तो सवाल के अंदर कहा गया है कि उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब चौड़ाई के अंदर 4 मीटर अगर और जोड़ दें तो उसकी लंबाई आ जाएगी अपने पास। तो चौड़ाई अपने पास y है, उसके अंदर अगर हम 4 जोड़े तो उसकी लंबाई आ जाएगी। तब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? माना इसकी लंबाई हमने कितनी मानी? x। और संबंध क्या दिया गया है कि हम कहेंगे प्रश्नानुसार क्या हम x बराबर y लिख सकते हैं? कि प्रश्न के हिसाब से हम x बराबर y लिख सकते हैं? नहीं, यहां पर हम x बराबर y नहीं लिख सकते, क्योंकि x लंबाई है और y चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं दी गई है। हमें सवाल में कहा है कि जो लंबाई है, जो x है, वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब ये मान है वो बड़ा है। x है वो y से बड़ा है, मतलब अगर इनको तराजू पर रखें तो अभी वजन किधर ज़्यादा होगा? x वाली साइड पे ज़्यादा होगा। अगर इनको बराबर करना है तो वजन कहाँ रखोगे? y की तरफ, और y की तरफ वजन कितना रखेंगे? 4 मीटर अधिक, मतलब y की और कितना लिखना पड़ेगा? y प्लस 4। तो x बराबर हो जाएगा y प्लस 4। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 1। और आगे कहा है कि इसका जो अर्ध परिमाप है वो कितना है? 36 मीटर। अर्ध परिमाप मतलब, अब आकृति आयताकार है तो आयत का अर्ध परिमाप लिखना है। देखना, अपने पास जैसे आयत है, ये जैसे अपने पास आयत है, इसकी लंबाई हम कहें x है, चौड़ाई कितनी है? y। अब आयत है तो इसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होगी? बराबर होगी। मतलब ये वाला x है तो ये वाला भी कितना होगा? x। ये y है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा? y। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो जो भी अपने पास आकृति होती है उसकी जो बाउंड्री होती है, तो बाहर वाली जो भी उसकी परिधि होती है वही उसका क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो इसके बाहर की बाउंड्री, इसकी जो परिसीमा बनाती है वो किससे बन रही है? x से, फिर y से, फिर x से और फिर y से। मतलब इन सभी भुजाओं को हमें क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो इसका जो परिमाप होगा वो कितना आएगा? x प्लस y
प्लस एक्स प्लस वाई। ये तो इसका परिमाप है, हमें इसका अर्ध परिमाप निकालना है। जब अर्ध परिमाप निकालेंगे तो परिमाप के अंदर क्या कर देंगे, 2 का दे देंगे भाग। जब भी किसी चीज़ का हमें आधा करना होता है तो उसके अंदर हम 2 का भाग देते हैं। तो परिमाप का भी अगर आधा करना चाहे तो परिमाप का आधा करने के लिए हम कितना भाग देंगे, 2 का, तो दे दिया 2 का भाग। देखना x प्लस एक्स कितना दिया हुआ है अपने पास, 2x हो जाएगा, y प्लस वाई ये हो जाएगा 2y, और बटे में कितना आ जाएगा 2। अब देखना 2 है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन भी ले सकते हैं। अगर 2 हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो अपने पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट x प्लस वाई, और बटे में कितना आ जाएगा 2। हम क्या करें, 2 से 2 काट दे तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई। मतलब अपने पास जो अर्ध परिमाप था वो अर्ध परिमाप कितना आया, x प्लस वाई। तो वही से हमने प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं कि सवाल के अंदर दिया गया है कि अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर, और अर्ध परिमाप हमने यहाँ पर पता किया कि कितना आता है x प्लस वाई। तो यहाँ पर लिखना है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना दिया है सवाल में, 36 मीटर लिखोगे गिवन, मतलब दिया गया है। और अर्ध परिमाप कैसा होता है, x प्लस वाई होता है। तो अर्ध परिमाप लिखा x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 36, और x बराबर दिया है y प्लस 4। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण से हम बिंदु निकाल सकते हैं, उनकी रेखाएं बना सकते हैं, और रेखाएं आपस में या तो प्रतिच्छेद करेगी या फिर संपाती होगी, कुछ भी प्रकृति आ सकती है। और उसी प्रकृति के आधार पर हम इसका हल बताएंगे कि जहाँ पर अगर प्रतिच्छेद करती है तो x और y के मान आएंगे, और x का मान होगा वो अपने कहलाएगी लंबाई, और y का मान आएगा वो कहलाएगी चौड़ाई। अब देखना समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। हम समीकरण 1 की बात करते हैं। ये समीकरण 1 से समीकरण 1 से x बराबर क्या दिया है, y प्लस 4। अब y का मान कुछ भी रखें x का मान आता जाएगा, और यहाँ पर x का मान रखेंगे तो भी y का मान आएगा। देखना यहाँ से अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो मान आएंगे वो कैसे आएंगे, बड़े आएंगे, मान छोटे आने वाले नहीं है। तो हम इसका जो ग्राफ बनाएंगे उसके अंदर जो पैमाना है वो भी बड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे अगर हम कहें कि y बराबर हमने माना 0, कि y बराबर 0 मानने पर y बराबर कितना मान लिया 0। सबसे सिंपल यही होता है कि कोई भी हमें मान निकालना है तो एक को 0 के बराबर मान लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि x बराबर आ गया अपने पास 0 प्लस 4, तो x का मान आ गया 4। कि जब y बराबर 0 माना है तो x बराबर कितना आ गया 4। अब अगर हम कहें कि y बराबर कोई दूसरा मान लेते हैं, y बराबर कोई दूसरा मान ले कि y बराबर हम 4 ले लेते हैं, y बराबर 4 रखने पर कि y की जगह हम कितना रख रहे हैं 4 रख रहे हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस 4, तो x बराबर आ जाएगा 8। कि जब y बराबर 0 माना तो x बराबर आया 4, और जब y बराबर 4 माना तो x बराबर कितना आ गया 8। तो यहाँ से अपने पास बिंदु मिल गए कि y बराबर हमने 0 माना था तो x बराबर कितना आया था अपने पास 4, और y बराबर 4 रखा था तो x बराबर कितना आ गया था 8। मतलब एक बिंदु है 4,0 और एक बिंदु है 8,4। अब दूसरा समीकरण अपने पास समीकरण 2 से समीकरण 2 को क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 36 दिया है। देखना x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 36। देखना अगर हम x बराबर 0 रखें तो y बराबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और y बराबर 0 रखें तो x बराबर क्या आएगा 36। लेकिन देखना जैसे ही हम 0 रखते हैं तो वैल्यू अपने पास 36 आ रही है, मतलब बड़ी आ रही है, तो ग्राफ अपने बड़ा बनेगा। हम ऐसा प्रयास करते हैं कि ग्राफ है वो छोटा बने, तो हम यहाँ पर 0 के अलावा कोई दूसरी संख्या भी ले सकते हैं।
अगर आप 36 को लेकर भी ग्राफ बनाएंगे तो आपके ग्राफ सही बनेगा। आप वहाँ पर 4-4 का पैमाना ले सकते हैं, तो आपके जो पॉइंट है वो 9 इकाई तक ऊपर जाएंगे, क्योंकि 9 गुणा 4 कितना हो जाएगा 36। तो आप 4-4 का वहाँ पर पैमाना ले सकते हैं। हम यहाँ पर कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे हमने कहा कि x बराबर हम रखते हैं 20। x बराबर कितना रखते हैं 20। x बराबर कितना रखा 20। अब x की जगह 20 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस y बराबर 36। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 36 माइनस 20, y बराबर आ जाएगा 16। मतलब x बराबर 20 रखा तो y बराबर अपने पास कितना आया 16। अब y बराबर कुछ मान रखते हैं कि y बराबर अब रख देते हैं 20। अब की बार y बराबर कितना रखते हैं 20, कि y बराबर 20 रखने पर तो x प्लस x प्लस 20 बराबर 36। x बराबर कितना आ जाएगा 36 माइनस 20, तो x बराबर आ जाएगा 16। तो यहां सभी में दो बिंदु मिल गए, x y। x का मान कितना रखा था पहले 20 रखा था, तो y का मान कितना आया 16, और y का मान फिर हमने कितना रखा 20, तो x का मान कितना आ गया 16। मतलब यहाँ से बिंदु मिला एक तो 20,16 और एक बिंदु मिला 16,20। यहाँ से बिंदु मिला हमें एक 4,0 और एक बिंदु मिला 8,4। अब इन बिंदुओं की सहायता से एक रेखा बनेगी और इन बिंदुओं की सहायता से भी एक रेखा का निर्माण होगा। अपने पास ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर हम x अक्ष और y अक्ष का निर्माण करेंगे और वहां से फिर बिंदु बताने हैं। देखना, अधिकतम मान अपने पास आ रहा है 20। अधिकतम मान कितना आ रहा है 20, मतलब हम 4 का जगह पैमाना ले सकते हैं। देखना, बिंदु अपने हैं 4, 8, 16 और 20, मतलब 4 के गुणा वाली संख्या रख सकते हैं। इसको हमने कहा x अक्ष, x अक्ष की ये धनात्मक दिशा, इसको हमने कहा y अक्ष, और ये y अक्ष की धनात्मक दिशा, ये ऋणात्मक दिशा और ये भी ऋणात्मक दिशा। अब देखना, 4 के गुणा वाली संख्या लेनी है। इसको हमने कहा 4, ये 8, 12, 16, 20, 24। इतनी तो जरूरत है नहीं हमें। ये हो गया माइनस का 4, माइनस 8, माइनस 12, माइनस 16, माइनस 20। ये हो गया 4, 8, 12, 16 और 20। ये हो गया माइनस 4, माइनस 8, माइनस 12, माइनस 16 और माइनस का 20। देखना, अपने पास बिंदु है 4,0 और 8,4। अब 4,0, 4,0 मतलब केवल x का मान है, और केवल अगर x का मान है मतलब बिंदु है वो x अक्ष पे स्थित है, तो x अक्ष पे हमें 4 देखना है।
एक्स अक्ष पे 4 कहाँ पर है, एक्स अक्ष पे 4 यहाँ पर है, मतलब ये वाला अपने बिंदु हो गया 4,0। और दूसरा बिंदु में लिखना है 8,4, मतलब x का मान 8 और y का मान 4। तो 8 से ऊपर की ओर, 4 से इधर की ओर, दोनों कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर। तो ये वाला बिंदु हो जाएगा अपने पास 8,4। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है, रेखा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दी हमने, एक रेखा खींची। अब देखना और कौन से बिंदु है अपने पास, 20,16 और 16,20। तो पहले देखते हैं 20,16। तो x का मान 20 और y का मान 16, 20 और 16, ये बिंदु कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ये कहलाएगा अपने पास 20,16। और एक है 16,20, मतलब x का मान 16 है और y का मान कितना है, 20। मतलब ये हो जाएगा अपने पास 16,20। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है, रेखा। देखना अब ये दोनों रेखाएं जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वही हमारे पास हल होगा। अब देखना ये दोनों रेखाएं फिलहाल तो प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर इस रेखा को थोड़ा और आगे की ओर बढ़ाएं, इस रेखा को हमने आगे की ओर बढ़ाया, तो ये देखना ये यहां पर इसको प्रतिच्छेद कर रही है। दोनों रेखाओं का हमें एक प्रतिच्छेद बिंदु मिला है 20,16। अब देखना जब हम रेखाओं की प्रकृति पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने कहा था कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका एक हल होता है, क्योंकि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वही उसका क्या होगा, हल। यानी यहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो यही वाला है बिंदु, वो इन दोनों रेखाओं का हल होगा। और ये दोनों रेखाएं दो समीकरणों से बनती हैं, मतलब ये जो बिंदु आएगा अपने पास, जो प्रतिच्छेद जहां पर हो रहा है, वो उन दोनों समीकरणों का भी हल है। और वो दोनों समीकरण क्या थे अपने पास, x बराबर वाई प्लस 4 और x प्लस वाई बराबर 36, इन दोनों का हल है। मतलब इसको जब हमने हल किया तो अपने पास एक बिंदु मिला 20,16। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ग्राफ द्वारा हल क्या मिला है, देखना 20 और 16, मतलब x का मान 20 है, y का मान कितना है, 16 है। तो ग्राफ द्वारा कहेंगे कि x बराबर की क्या है, x हमने क्या मानी थी, लंबाई मानी थी, x लंबाई मानी थी और लंबाई का मान कितना आया है, x का मान आया अपने पास 20, तो लंबाई बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। और y बराबर क्या मानी थी, चौड़ाई, और चौड़ाई कितनी आई है, 16 मीटर। यानी अपने पास जो आयताकार बाग था उसकी लंबाई तो आई 20 मीटर और उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आई है, 16 मीटर। देखना लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, क्योंकि 20 है वो 16 से 4 अधिक होता है। और दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 20 और 16 को जोड़ा तो कितना आया, 36। मतलब इसका जो अर्ध परिमाप है वो भी 36 है और लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक भी है। तो इसको अगर हम ग्राफीय विधि से हल कर रहे हैं तो क्या करना है कि पहले इसकी चौड़ाई हमने y मानी और लंबाई x मानी। फिर प्रश्न के अंदर कुछ कंडीशन दी गई थी वो हमने लिखी, कहा है कि जो x का मान है वो y से 4 अधिक है, तो हमने y के अंदर भी 4 जोड़ दिया, दोनों को बराबर कर दिया, तो आ गया x बराबर y प्लस 4। और कहा है कि जो अर्ध परिमाप है वो 36 है। अब आयत का परिमाप होता है अपने पास 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अर्ध परिमाप निकालना है तो 2 का भाग देना पड़ेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अपने पास आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर अर्ध परिमाप। लंबाई है x, चौड़ाई है y, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, अर्ध परिमाप। तो x प्लस वाई बराबर लिखा हमने 36। दोनों समीकरणों को हल किया तो अपने पास बिंदु मिले कुछ, उन बिंदुओं की सहायता से हमने 2 रेखाएं खींची और वो दोनों रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई नजर आ रही है, और वो बिंदु है 20,16। मतलब x का मान अपने पास 20 आया और y का मान कितना आया, 16। यहां पर लिख सकते हैं कि जो x का मान है
x बराबर 20 और y बराबर 16। ग्राफ द्वारा हल। ग्राफ द्वारा हमें जो हल मिला वो क्या मिला कि x का मान 20 मिला है और y का मान कितना मिला है, 16 मिला है। अब यहां पर हम पैमाना लिखना चाहे तो पैमाना क्या लिखें? पैमाना आपको लिखना है तो x अक्ष और y अक्ष दोनों के लिए बराबर है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 4 इकाई। दोनों के लिए पैमाना समान है कि x अक्ष के लिए भी वही पैमाना लिया है जो y अक्ष के लिए लिया है, और 1 सेंटीमीटर यानी एक खाना हमने 4 इकाई के बराबर लिया है। बीच में 4 का गैप लिया है और एक खाने को ही लिया है, तो एक खाना 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और कितना गैप है, 4 का, तो लिखा 4 इकाई। तो पैमाना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 4 इकाई। आप x अक्ष के लिए भी लिख सकते हैं, y अक्ष के लिए भी लिख सकते हैं, दोनों के लिए पैमाना समान है। अगला है अपने सवाल नंबर 6 कि एक रेखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये हमें दिया गया है। कहा गया दो चरों में एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिले, समांतर रेखा हो और संपाती रेखा हो। यानी कि एक रेखिक समीकरण तो हमें दिया हुआ है, इसके सापेक्ष हमें एक और रेखिक समीकरण लिखना है, और वो रेखिक समीकरण ऐसा होना चाहिए कि वहां पर हमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं नजर मिलनी चाहिए, फिर समांतर रेखा होनी चाहिए और फिर संपाती रेखा होनी चाहिए। देखना, हमने पढ़ा था कि जब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं आता, यानी x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं आता, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। मतलब यहाँ पर हम ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसा समीकरण लिखते हैं कि यहाँ पर x और y के गुणांक हैं, उनका अनुपात बराबर न आए। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे रेखिक समीकरण हमें दिया गया है, रेखिक समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब पहला लिखते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, a1/a2 का मान b1/b2 के इक्वल नहीं लाना है। तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से लिखा, जैसे कि लिख दिया 5x। कितना लिखा, 5x। तो देखना a1/a2 कितना आएगा, 2/5। अब कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर 2/5 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आएगा चलेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा -y, माइनस में क्या लिख दिया, y। क्यों, ये हो गया 2/5 और ये हो गया 3/-1, मतलब माइनस का 3। तो 2/5 और -3 वो तो इक्वल आने वाला नहीं है, तो यानी यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 जो अनुपात है वो दोनों के आ रहे हैं अलग अलग। अब पीछे आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया +5 बराबर 0। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हुई नजर आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से a1/a2 और b1/b2 जो अनुपात है वो बराबर नहीं आएगा। यहाँ से अगर हम लिखना चाहें कि a1/a2 कितना आएगा, तो a1 का मान कितना है 2, a2 का मान 5, फिर b1/b2, मतलब y के गुणांकों का अनुपात लिखना है। y का गुणांक ऊपर कितना है 3 और नीचे गुणांक कितना है -1। 3 में -1 का भाग दिया तो कितना आया -3। क्या ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब इस दोनों की रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करेगी। अब दूसरा लिखते हैं कि समांतर रेखा होनी चाहिए। रेखाएं कैसे होनी चाहिए, समांतर, मतलब a1/a2 और b1/b2 ये तो अनुपात बराबर आना चाहिए, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आए, ये ध्यान रखना है। देखना a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर रखना है, मतलब आगे वाली संख्या तो आप एज इट इज लिख सकते हैं तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे पहला अपने पास था 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये तो हमें गिवन है, ये अपने को सवाल में दिया हुआ है। इसके सापेक्ष दूसरा लिखना है, तो a1/a2 देखना अनुपात हम लिखते हैं, इसको भी हमने लिखा 2x और प्लस में लिख दिया 3y, मतलब a1/a2 कितना आया 2/2 और b1/b2 3/3। तो 2/2 वो भी कितना होता है 1 होता है, और 3/3 वो भी कितना होता है 1 होता है। अब देखना हमें c1/c2 है वो 1 नहीं लाना है, उसके अलावा कुछ भी आएगा चलेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया +4 बराबर 0। अब चाहे तो आप यहाँ से अनुपात लिख सकते हैं,
कितना आएगा 2/2, फिर A1/A2 कितना आ जाएगा 2/2, फिर B1/B2 लिखना है तो 3/3, और C1/C2 लिखना है तो C1 का मान कितना है, पहला अचर क्या है -8 और दूसरा कितना है प्लस का 4, 4 दूनी 8, आगे माइनस, तो ये आया -2, ये आएगा 1 और ये आएगा 1। A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम कहते हैं कि जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी, समांतर। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं अगर बनाए जाए, इन दोनों रेखिक समीकरणों की हम रेखा बनाएं तो वो दोनों रेखाएं कैसी होगी, समांतर। आपको अगर समीकरण लिखना है तो क्या करना है, ए और बी के मान तो सेम ऐसे कैसे उतार देने हैं, और जो C और C2 वाला जो वैल्यू है वो अलग रखनी है, ताकि वहां से अनुपात बराबर ना आए। आप अपनी इच्छा से और भी कोई समीकरण बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अगला है संपाती रेखा हो, मतलब तीनों का अनुपात कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। जैसे लिखा है, पहला है 2x + 3y - 8 = 0। अब इस पूरे समीकरण का किसी भी संख्या के साथ में गुणा करके समीकरण लिख दो, वो संपाती ही आएगा। जैसे इसका गुणा मैं 2 के साथ करूं तो कितना आ जाएगा 4x प्लस ये 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 = 0। यहाँ से आप अनुपात निकालिए, A1/A2 कितना आएगा 2/4, B1/B2 3/6, C1/C2 -8 का 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब तीनों का अनुपात कितना आ रहा है 1/2, मतलब रेखाएं कैसी होगी, संपाती। यानी जब भी आपको संपाती रेखा का समीकरण लिखना है अपनी इच्छा अनुसार, तब जो समीकरण दिया गया है उसका आप किसी भी संख्या के साथ में गुणा कर दो, या किसी भी संख्या का उसमें दे दो भाग। पूरे समीकरण के अंदर आप किसी भी संख्या का गुणा कर रहे हैं, किसी भी संख्या का भाग कर रहे हैं, तो आपको हमेशा जो दूसरा समीकरण मिलेगा उससे दोनों रेखाओं के अगर तुम ग्राफ खींचते हो तो वो तुम्हें संपाती ही मिलेंगे। और अगर समांतर रेखा खींचनी है तो जो ax और by वो तो ऐसे के ऐसे रखने हैं, केवल C1 और C2 की वैल्यू चेंज कर देनी है। मतलब ये आगे वाले भाग तो ऐसे कैसे लिख दोगे तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, केवल पीछे वाली वैल्यू चेंज कर देना, तो तुम्हारे पास वो समांतर रेखा बनेगी। और अगर प्रतिच्छेदी रेखा लिखनी है तो आगे वाले 2 मान बिगाड़ दो, आगे वाले 2 मान है वो बिगाड़ देने हैं, ऐसी संख्या रखनी है कि आगे वाला अनुपात बराबर ना आए, तो वो रेखाएं कैसे हो जाएगी हमारे प्रतिच्छेदी। अगला सवाल नंबर 7 कि समीकरणों x - y + 1 और 3x + 2y - 12 का ग्राफ खींचना है। तो पहले तो ग्राफ खींचने को कहा है, उसके बाद में कहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब पहले तो हमें इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचना पड़ेगा। समीकरण क्या है अपने पास, x - y + 1 = 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का y है उधर जाएगा तो प्लस का, और प्लस का 1 है उधर जाएगा तो माइनस का। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा कहा है 3x + 2y - 12 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। अब माइनस का 12 इधर जाएगा तो प्लस का, और 2y प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 12 इधर गया तो प्लस का, और 2y प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 3 का गुणा हो रहा है इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 - 2y/3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 को लेते हैं और y की कुछ वैल्यू पुट करते हैं। समीकरण 1 से लिखा हुआ है x बराबर y - 1। अब y की कोई भी मान रखें, अब y का मान हम नॉर्मली ऐसी कोशिश करते हैं कि ऐसा रखें कि धनात्मक ही आ जाए। वैसे 0 रखेंगे तो -1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो 0 भी रख सकते हैं, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने यहाँ पर मान रखा कि माना y बराबर 2 रखने पर, y बराबर कितना रखा 2, y की जगह 2 रख रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 - 1, तो x बराबर कितना आ गया
1 कि y बराबर 2 रखा तो x बराबर कितना आ गया 1। अब y बराबर हम रखते हैं 3, y बराबर 3 रखने पर y बराबर अगर 3 रखें, आप चाहे तो 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार। माइनस में भी वैल्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपल वैल्यू ले रहे हैं ताकि अपने को ग्राफ बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। न तो बड़ा मान लेना है, न ही ऋणात्मक मान लेना है, छोटे छोटे धनात्मक मानों की सहायता से ही ग्राफ का निर्माण करेंगे। तो y बराबर कितना रखा हमने 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो x बराबर आ गया 2। दोनों बिंदु मिल गए। देखना y बराबर पहले कितना रखा था 2, तो x बराबर कितना आया 1। फिर y बराबर हमने रखा 3, तो x बराबर कितना आ गया 2। मतलब यहाँ से अगर बिंदु लिखें तो एक तो बिंदु आया 1,2 और एक आया 2,3। अब समीकरण नंबर 2 की बारी, समीकरण 2। अब समीकरण 2 लिखा हुआ है कि x बराबर 12 माइनस 2y बटे में 3। मतलब यहाँ पर y की कोई वैल्यू रखो, उसका 2 के साथ गुणा करो, फिर 12 में से घटाओ और फिर उसके अंदर 3 का भाग देना है। अगर y बराबर हम 0 माने तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, और 12 में से 0 जाएगा तो 12, और 12 के अंदर 3 का भाग जाता है। मतलब यहाँ पर हम y बराबर 0 रख सकते हैं। थोड़ा बहुत हमें कॉमन सेंस यूज करना है। अपने इच्छा अनुसार कोई जब संख्या रखते हैं तो अपने को ये कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है, अपने दिमाग से ही सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर हम क्या संख्या रखें। तो यहाँ पर हमने y बराबर 0 रखा, तो अपने पास x बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस 2 गुणा 0 बटे में 3। तो x बराबर आ गया 12 बटे में 3, तो x बराबर कितना आ गया अपने पास 4। अब y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, और 12 में से 2 जाएगा तो 10, और 10 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, पूर्णांक संख्या नहीं आती। तो यहाँ पर हम y बराबर 1 नहीं रखेंगे। अब y बराबर अगर 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, 8 में भी 3 का भाग पूरा नहीं जाता। अब यहाँ पर अगर y बराबर हम 3 रखें तो 6 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा, और उसके अंदर 3 का भाग जाता है। मतलब y बराबर 3 रखने पर y बराबर हम 3 रख सकते हैं कि y बराबर हम कितना रख रहे हैं 3 रख रहे हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा 12 माइनस 2 गुणा 3 बटे में 3, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 बटे 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 बटे 3, तो x का मान आ गया 2। यहाँ से भी बिंदु मिल गए हमें। हमने y बराबर 0 रखा था, तो x बराबर कितना आया 4, और y बराबर फिर हमने रखा 3, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो यहाँ से बिंदु लिखे तो क्या आ जाएगा अपने पास 4,0 और 2,3। दो बिंदु तो ये मिल गए, इसकी सहायता से एक रेखा का निर्माण हो सकता है, और दो बिंदु मिल गए ये, इनकी सहायता से भी हम एक रेखा खींच सकते हैं। अब देखते हैं दोनों रेखाएं किस प्रकार का व्यवहार दर्शाती है। इसका ग्राफ खींचने को कहा था। अधिकतम संख्या अपने पास कितनी आ रही है 4 आ रही है, मतलब यहां से हम एक एक का पैमाना ले सकते हैं। ये अपने पास आ गया x अक्ष और उसकी धनात्मक दिशा, ये हो गया अपने पास y अक्ष और उसकी धनात्मक दिशा, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा और ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा। यहाँ पर जो भी मान रखेंगे धनात्मक रखेंगे, तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ये हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ये हो जाएगा -1, -2, -3। आगे वैल्यू लेने से कोई मतलब ही नहीं है।
देखना, अब पहले जो समीकरण नंबर 1 है उसका रेखा खींचते हैं। तो बिंदु है 1,2, मतलब x का मान 1 है, y का मान 2 है। x का मान 1, y का मान 2, तो बिंदु आ गया ये अपने पास बिंदु होगा 1,2। फिर 2,3, मतलब x का मान 2, y का मान 3। x का मान 2 है, y का मान कितना है 3, तो ये अपने पास बिंदु आ गया 2,3। इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है, रेखा। तो ये अपने समीकरण नंबर 1 की रेखा आ जाएगी। अब दूसरे समीकरण के बिंदु है 4,0, केवल x का मान दिया है, मतलब ये वाला बिंदु है वो x अक्ष पे स्थित होगा, और कहां पर, जहां पर अपने पास 4 बना हुआ है। तो x अक्ष पे 4 कहां पर है, ये रहा। तो ये वाला बिंदु अपने हो जाएगा 4,0, और एक है 2,3, 2,3 ये रहा। मतलब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है, रेखा। पहले वाला जो समीकरण था उसकी रेखा ये आई, दूसरे वाले समीकरण की रेखा ये आई। देखना, अपने पहला काम था वो हो गया कि समीकरण 2 दिए थे उसका ग्राफ खींचना था। तो चलो हमने ग्राफ तो बना दिया। अब आगे सवाल में क्या कहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं x अक्ष के साथ। अब x अक्ष मतलब ये वाली रेखा, मतलब यहाँ पर त्रिभुज कौन सा बना, ये वाला त्रिभुज बना, ये और ये अपने पास 3 भुजा आ गई। मतलब x अक्ष के साथ में ये रेखा ये वाला त्रिभुज बना रही है। तो इस त्रिभुज के हमें शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अगर हम नाम देते हैं इसको a, इसको नाम दिया b और इसको नाम दिया c, तो a के निर्देशांक अपने पास क्या हो जाएंगे, a के निर्देशांक लिखना चाहे तो a के निर्देशांक कितने हैं अपने पास, 2,3 पहले से ही दिए हुए हैं। फिर c के निर्देशांक लिखने हैं तो क्या है अपने पास 4,0, और b के निर्देशांक लिखने हैं तो -1,0। ये अपने पास आ गए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। मतलब ये वाला भाग भी कंप्लीट, शीर्षों के निर्देशांक हो गए। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। अब त्रिभुज वाली जो आकृति बन रही है उसको हमें क्या करना है, छायांकित करना है, मतलब उसको कलर से दर्शाना है। जो अपने पास त्रिभुज बना है, त्रिभुज ABC, उसको हमें छायांकित करना है। इस प्रकार से हमने जो त्रिभुज ABC था उसको क्या कर दिया है, छायांकित कर दिया है। अब यही वाला त्रिभुज हमें निकालना था। तो सवाल में कहा था कि जो समीकरण थे उसका ग्राफ खींचना था, तो हमने समीकरणों का क्या खींच दिया, ग्राफ खींच दिया। फिर ग्राफ के बाद में उन्होंने कहा था कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो शीर्षों के निर्देशांक हमने ABC लिख दिया है, आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो एक तो आया अपने पास 2,3, एक आया 4,0 और एक आया -1,0। ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक निकाल दिए गए हैं।
तो इसके साथ ही अपना जो 7वां सवाल था वो कंप्लीट होता है। और अपनी जो प्रश्नावली 3.1 थी उसके अपने जो सवाल थे वो सारे के सारे इसके साथ ही पूरे होते हैं। तो अपने जो ग्राफीय विधि थी वो अपने कंप्लीट हो गई है। अब अपने अगली विधि पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद में पढ़नी है विलोपन विधि। ग्राफीय विधि के अंदर अपने जितने भी सवाल थे, जितने भी एग्जाम्पल थे, वो हमने सारे के सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको हमारी पिछली लेक्चर्स देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने उसका भी लिंक प्रोवाइड कर रखा है, जहाँ पर जाकर आप हमारे लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 के अंदर जो ग्राफीय विधि पढ़ी है हमने उस पूरी ग्राफीय विधि की चर्चा की गई है, सारे के सारे सवाल हल किए गए हैं। तो आप वहाँ से उन सवालों को देख सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपका एक लाइक और एक शेयर है वो हमारे लिए मोरल बूस्ट करने का काम करता है। उसके कारण क्या होता है कि हम जब भी क्लास लेके आते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो पहले की तुलना में ज़्यादा रहता है, और हम जो क्लास है उसके अंदर जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के अंदर बढ़ोतरी दिखाते हैं और क्लास को अच्छे प्रकार से पेश कर पाते हैं। तो हमें आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोज़ को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं हम प्रतिस्थापन विधि के साथ। धन्यवाद।